सो वेलकम एवरीवन टू द न्यू लेक्चर ऑफ द कोड ऑन वेजेस 2019। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे एडवाइजरी बोर्ड, और ये आपका बस सेक्शन 42 में पूरा दिया हुआ है। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आप लिंक पे क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट है कोड ऑन वेजेस की, वो आप देख लीजिएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विच सेक्शन डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एंड द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड अंडर दिस कोड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेक्शन 42। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि सारे एडवाइजरी बोर्ड की सारी बातें आपके सेक्शन 42 में ही की गई है, एक ही सेक्शन में। और यहीं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बनाने का पावर देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड विच शैल कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन विच। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने वापस इसको रख दिया यहाँ पे आपके सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेंबर्स नॉमिनेट करती है उसमें आपके एम्प्लॉयर्स कुछ रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स होते हैं और एम्प्लॉयज़ के कुछ रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स होते हैं। तो दोनों के नंबर्स का बताया गया कि किसका नंबर्स ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, या फिर दोनों इक्वल होंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज़ शैल बी इक्वल इन नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स, कि दोनों के जो नंबर्स होंगे वो इक्वल होंगे। दूसरे में कह रहा है कि एम्प्लॉयज़ का कम होगा, और तीसरे में कह रहा है कि एम्प्लॉयर्स का ज़्यादा होगा, और चौथे में कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आपके सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में जो सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर्स नॉमिनेट करती है उसमें एम्प्लॉयज़ के जो रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स होंगे और एम्प्लॉयर्स के जो रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स होंगे वो दोनों इक्वल इन नंबर होंगे। सो रिमेंबर दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है द नंबर ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स इन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड शैल बी। अब आपके सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में जो एम्प्लॉयर्स के जो रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 12। ओके, एम्प्लॉयर्स के जो रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स है वो 12 होते हैं, तो ऑब्वियसली आपके जो एम्प्लॉयज़ के जो रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स होंगे वो भी 12 होंगे, क्योंकि दोनों इक्वली नंबर होते हैं। और ये आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड रूल्स में दिया गया है, आपका कोड ऑन वेजेस में ही नहीं मिलेगा, आपको सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड रूल्स 2021 में ये आपको डेटा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन्स इन द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड शैल नॉट बी एक्सीडिंग डैश ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। अब आपके सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में जो टोटल मेंबर्स होते हैं उसमें इंडिपेंडेंट पर्सन्स के नंबर कितने मैक्सिमम होने चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1/3। जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होने चाहिए वो टोटल मेंबर्स के 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। रिमेंबर दिस, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने नोट करके आपको सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में जो इंडिपेंडेंट पर्सन्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं ये बताया है, और ये भी आपके सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड रूल्स 2021 में से उठाया गया है। टोटल 11 इंडिपेंडेंट पर्सन्स होते हैं, और ये ऑब्वियसली आपके टोटल मेंबर्स के 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पहला होता है आपका चेयरपर्सन होता है, और वो होता है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा होता है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसमें 2 MP भी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 4 मेंबर्स होते हैं, ईच ऑफ whom शैल बी ए प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ वेजेस एंड लेबर रिलेटेड इश्यूज। 1 member who is or has been a presiding officer of an industrial tribunal constituted by the central government। 2 members each of whom shall be the chairperson of such state advisory board। ठीक है, आपके स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के 2 चेयरपर्सन्स को उठाया जाता है कोई भी 2 स्टेट में, टू बी टेकन इन रोटेशन फ्रॉम द स्टेट्स। ओके, तो टोटल आप गिनोगे तो टोटल 11 इंडिपेंडेंट पर्सन्स होते हैं। अब काउंट करोगे, ये 2 मेंबर हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 3 7, 2 9, 1 10 और 1 11। सो ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, वैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बस आप इतना याद रखना कि इंडिपेंडेंट पर्सन्स जो होते हैं वो टोटल मेंबर्स के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मैक्सिमम 1/3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सच स्टेट गवर्नमेंट्स एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में पहले तो आपके एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स होते हैं जो कि 12 होते हैं। सिमिलरली आपके एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स होते हैं वो भी 12 होते हैं। फिर होते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो कि आपके टोटल बोर्ड मेंबर्स से 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और फिर होते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो वो कितने होते हैं टोटल, इसका आंसर है ए।
टोटल 5 होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सच स्टेट गवर्नमेंट एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आ जाएंगे आपके स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स। बस ये 4 टाइप के मेंबर्स होते हैं। पहला होता है एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स, एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स, इंडिपेंडेंट मेंबर्स और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि टोटल 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड शैल बी वुमन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1/3। आपके सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के जितने टोटल मेंबर्स हैं उसमें 1/3 जो है वो वुमन होनी चाहिए, औरतें होनी चाहिए। और ये ना मैक्सिमम लिखा है ना मिनिमम लिखा है। आपके इंडिपेंडेंट मेंबर्स में मैक्सिमम लिखा था कि 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए टोटल मेंबर्स के, लेकिन यहाँ पे फिक्स इन्होंने लिखा है कि 1/3 है वो वुमन होनी चाहिए आपके टोटल मेंबर्स के 1/3। क्वेश्चन नंबर 7 है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए मेंबर एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फ्रॉम। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में 4 टाइप के मेंबर्स होते हैं। पहला होता है एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स, एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स, इंडिपेंडेंट पर्सन्स और आपके स्टेट गवर्नमेंट के 5 रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो इनमें से किसी एक मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एज ए चेयरमैन अपॉइंट करती है ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। तो कौन होते हैं वो, किस में से अपॉइंट किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 मेंबर फ्रॉम द इंडिपेंडेंट पर्सन्स, जो कि होते हैं उसको एज ए चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर आपने ऊपर मैंने नोट जो बताया था इंडिपेंडेंट पर्सन्स का कि कौन कौन से मेंबर होते हैं, उसमें पहला नोट ही था चेयरपर्सन। अगर आपने देखा हो तो मैं आपको वापस बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि जो इंडिपेंडेंट पर्सन्स होते हैं इसमें पहला ही नंबर था चेयरपर्सन होता है, वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का होता है। ओके, तो आपका इंडिपेंडेंट पर्सन से ही एक मेंबर है वो एज ए चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट किया जाता है। रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर 8 है नो बिजनेस शैल बी ट्रांजेक्टेड एट एनी मीटिंग ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड अनलेस एटलीस्ट डैश ऑफ द मेंबर्स एंड एटलीस्ट डैश रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ईच ऑफ बोथ द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज आर प्रेजेंट। ये बेसिकली आपका जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है उसका क्वारम पूछ रहा है। क्वारम मतलब मिनिमम कितने मेंबर्स है वो प्रेजेंट होना चाहिए ताकि एक मीटिंग कंडक्ट की जा सके। तो इसमें टोटल मेंबर्स से कुछ मेंबर्स होने चाहिए एटलीस्ट, और आपके जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स है उसमें भी कुछ मिनिमम होने चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1/3 एंड 1। टोटल मेंबर्स के एटलीस्ट 1/3 है वो मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, और आपके जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के जो रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स है उसमें एटलीस्ट 1 मेंबर होना चाहिए प्रेजेंट वहाँ पे। ओके, एम्प्लॉयर्स का एक मिनिमम रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ का एक मिनिमम रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, वो दोनों होने चाहिए, और टोटल मीटिंग के 1/3 एटलीस्ट। सो रिमेंबर दिस डेटा, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रेफरेंस ऑफ इश्यूज रिलेटिंग टू। ये क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का जो काम है एडवाइस देना सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो किस किस इश्यूज़ पे एडवाइस देती है। पहला है फिक्सेशन ऑफ रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस और अदर कनेक्टेड मैटर्स। तो ये सही है, आपका मिनिमम वेज फिक्स करने का या उसका रिवाइज करने का जो भी है उससे रिलेटेड जो एडवाइस है वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी है द एक्सटेंट टू विच वुमन मे बी एम्प्लॉयड इन सच एस्टैब्लिशमेंट। तो ये भी करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सारे चीज़ों पे आपकी जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्वेश्चन नंबर 10 है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड एंड ईच ऑफ द कमिटीज एंड सब कमिटीज देयर ऑफ शैल कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स। जैसा कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर्म करती है और इसका काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड या फिर कमिटीज या सब कमिटीज फॉर्म करती है जिसका काम होता है स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देना। तो आपके सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की तरह स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में भी जो मेंबर्स होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं वो हमें यहाँ पे चूज़ करना है। मतलब इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो हमें बताना है। पहला होता है कि एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स, तो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में भी एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स होते हैं, तो ये सही है। वैसे ही आपके एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स भी होंगे जो कि आपके एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स के नंबर के इक्वल होंगे। ओके,
सेम आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की तरह ये एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे। तीसरे होंगे इंडिपेंडेंट पर्सन्स नॉट एक्सेडिंग 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। तो ये भी करेक्ट है, आपके स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में भी जो इंडिपेंडेंट पर्सन्स होंगे वो टोटल मेंबर्स के 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सो ये तीनों है वो आपके सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की तरह सेम है। लास्ट है आपका 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सच अदर स्टेट गवर्नमेंट एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये गलत है, ये आपका सिर्फ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में होता है। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में दूसरे स्टेट के कोई रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते हैं, वो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेट किए हुए, ठीक है, ये नहीं होते, ये आपके बस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में होते हैं। तो आपके स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में बस ये 3 टाइप के मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स, एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स और इंडिपेंडेंट पर्सन्स। यहाँ पे मैंने नोट करके वही बात बताई है कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट ए स्टेट एडवाइजरी बोर्ड फॉर एडवाइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करती है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, वैसे स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करती है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। और 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड शैल बी वुमन। ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो 1/3 मेंबर्स होते हैं टोटल स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का, वो वुमन होनी चाहिए। ओके, फिक्स 1/3। और यहाँ पे भी सेम आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की तरह आपका जो इंडिपेंडेंट पर्सन्स होता है उसमें से किसी एक मेंबर को चेयरपर्सन की तरह अपॉइंट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड शैल बी। अब आपके सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में जो ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितने पीरियड का होता है। पहला है 3 ईयर्स का बोल रहा है, दूसरा 2 ईयर्स का, तीसरा 5 साल का बोल रहा है और चौथा कह रहा है कि अनटिल दे आर रिप्लेस्ड बाय द अदर ऑफिशियल मेंबर अपॉइंटेड इन देयर प्लेस। कि जब तक वो दूसरे ऑफिशियल मेंबर से रिप्लेस नहीं किए जाते तब तक उनका टर्म ऑफ ऑफिस है वो रहता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। आपके जो ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का, उनका कोई फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस नहीं होता है। दे शैल होल्ड द ऑफिस अनटिल दे आर रिप्लेस्ड बाय द अदर ऑफिशियल मेंबर्स अपॉइंटेड इन देयर प्लेस। ओके, वो कितने भी साल तक कर सकते हैं, जब तक करना है जब तक उनको रिप्लेस नहीं किया जाता दूसरे ऑफिशियल मेंबर से। सो रिमेंबर दिस, ऑफिशियल मेंबर्स का कोई फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर अदर देन एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड शैल बी नॉर्मली। अब यहाँ पे आपकी नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स होते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की, उनकी जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो कितने टाइम पीरियड की होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है 3 साल, दूसरा कह रहा है 2 साल, तीसरा कह रहा है 5 साल और चौथा कह रहा है कि जब तक उनको रिप्लेस नहीं किया जाता तब तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आपके जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के, उनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 2 साल का होता है। ये आपके सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड रूल्स 2021 में दिया गया है। उनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 2 साल तक का होता है। ऑफिशियल मेंबर के केस में ऑप्शन डी करेक्ट होगा और नॉन ऑफिशियल के केस में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है एन आउटगोइंग नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड शैल बी एलिजिबल फॉर री नॉमिनेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द बोर्ड फॉर नॉट मोर देन टोटल डैश टर्म्स। आपका जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होता है, एक बार उसने अपनी टर्म ऑफ ऑफिस है वो कंप्लीट कर ली, उसके बाद वो री नॉमिनेशन के लिए मैक्सिमम कितने टाइम्स है वो एलिजिबल हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 3 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ ए मेंबर ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फेल्स टू अटेंड हाउ मेनी कंसेक्यूटिव मीटिंग्स विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन टू द चेयरपर्सन ही शैल सीज टू बी ए मेंबर देयर ऑफ। अगर कोई मेंबर है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का, वो अगर कंसेक्यूटिव मीटिंग से कुछ लाइन से कुछ मीटिंग्स है वो अटेंड नहीं करता है और वो भी आपके चेयरपर्सन को बिना इन्फॉर्मेशन दिए, विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन टू द चेयरपर्सन, तो उस केस में जो उसकी मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी। ओके, ही शैल बी सीज टू बी ए मेंबर। तो कितने मीटिंग्स की बात की गई है यहाँ पे, इसका आंसर है ऑप्शन बी 3। अगर वो टोटल 3 मीटिंग्स है कंसेक्यूटिव मीटिंग्स एक लाइन में वो अटेंड नहीं करता है विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन टू द चेयरपर्सन, ठीक है, बिना चेयरमैन को बताए, तो उस केस में उसकी जो मेंबरशिप है वो चली जाएगी बोर्ड की। ही विल बी सीज टू बी ए मेंबर ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। सो बस इतना ही था आज के लेक्चर में, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कोड ऑन वेजेस के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।